प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले के इंतखाबात भी हो गए, उसमें भी मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हो गई है। और पहले और दूसरे मरहले के इंतखाबात के नताइज को मिलाकर देखें तो तकरीबन 23 सीटों पर नून लीग ने अक्सरियत हासिल कर ली है। यति 23 सीटें वो जीत चुके हैं और जो कि सादा अक्सरियत के वो बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। अब इस पर पीपल्स पार्टी को बहुत से एतराज़ात हैं इस इलेक्शन पे। वो ना सिर्फ एतराज़ात कर रहे हैं बल्कि नाराज़ भी हैं, बल्कि उल्टी गिनती शुरू करने की बात भी कर रहे हैं, कुछ सबूत भी अपने तौर पर दे रहे हैं। लेकिन नून लीग कह रही है कि ये कोई सबूत नहीं है, आपने सबूत नहीं दिए। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ हलकों की निशानदेही की गई है जहाँ पर 99% तक वोटिंग हुई है। तो उनका इल्ज़ाम यह है कि 99% वोटिंग होना मुमकिन ही नहीं है, ये ठप्पे लगाकर रात में और सुबह में रिजल्ट जमा कराए गए हैं। इस तरह से नून लीग ने बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 7-7 हज़ार वोटों का इंजेक्शन लगाया गया है हर हल्के में नून लीग की तरफ से। उल्टा धांधली के इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, ये भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल इंतखाबात अब 2 मराइल में हो गए और तीसरा मरहला बाकी रह गया, तो ऐसा लगता है कि PMLN हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कशीदगी जो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा हुई है, क्या ये इनके बाहमी ताल्लुकात को मुतासिर करेगी? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है PMLN ही की अहम शख्सियात का, जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं, वो समझते हैं कि ये गर्द बैठ जाएगी इलेक्शन के बाद। ये इलेक्शन के दिनों में ये ऐसा माहौल बनता है, इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला और पीपल्स पार्टी भी कहीं नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को ताने भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा वीकेंड पर एक बहुत अहम मामला ज़ेर बहस रहा। पिछला प्रोग्राम जो हमने जुमेरात के दिन किया था, उसकी शाम को मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और फिर अगले 3 दिन उस पर बहुत शोर रहा। मोहसिन नकवी साहब ने नए सूबे बनाने की पर गौर करने की बात की कि नए सूबे बनाने के लिए डिस्कशन होनी चाहिए। फिर उन्होंने चूंकि सिस्टम को कोलैप्स करने की बात की थी तो इस पर बहुत बहस होती रही। जुमे के दिन जो DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के हवाले से एक इंडोर्समेंट भी दी। उन्होंने कहा कि इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए, गवर्नेंस और सिक्योरिटी का बराह रास्त आपस में ताल्लुक़ है। तो क्या नए सूबों की बहस को इनिशिएट किया जाना चाहिए और क्या अब सियासी जमातें कम अज़ कम इस बहस पर का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्योंकि एक तो ये है ना कि चलें सूबे बनने या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन इन सूबों पर बहस होनी चाहिए या नहीं, ये भी तो बहस तलब मामला है। तो क्या सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं? ये एक अहम बात है जिस पर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और चूंकि नए सूबों के हवाले से एक तजवीज़ ये भी आ रही है कि रेफरेंडम होना चाहिए, अवाम के पास जाएं, अवाम से पूछें कि क्या वो नए सूबे चाहते हैं या नहीं, क्या हुकूमत ये रेफरेंडम करा सकती है। इन तमाम मौज़ूआत पर आप बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुंगरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया। शफीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। आज शफी जान साहब से हम ज़रा 5 अगस्त का भी पूछेंगे क्योंकि 2 ही दिन बाकी रह गए, क्या जलसा हो रहा है, क्या ऐलान होने जा रहा है इसमें, ये तमाम चीज़ें भी आज के प्रोग्राम में मौजूद बहस रहेंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर और उसके नताइज पर होने वाली बहस का आगाज़ करूँ, जो चौधरी यासीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ज़रा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि जी 40 पोलिंग स्टेशन पर तो 99% पोलिंग हो गई, ये कैसे हुआ, सुनिए। इस पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें जो है वो 85 से लेकर 99% जो है वो पोलिंग हुई है और इसमें जो है वो ये कोई 19,000 वोट डाला गया। और ये सुबह जाके सारे आज़ाद कश्मीर के रिजल्ट जो है वो गलबन रात को जो है वो 12-1 बजे तक आ गए थे। ये वाहिद हल्का था जिसके रिजल्ट सुबह जो है वो 6-7 बजे अनाउंस हुए, इसलिए कि वो रात को स्टैंपिंग करते रहे और सुबह जाके अपनी प्रिजाइडिंग अफसर थैले लेके पहुंचे। तो इसी तरह ये LA जो 9 है नकियाल, वहां भी ये सूरत है, वहां भी जो है वो 99% तक पोलिंग हुई है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, सुनिए। दिन मीरपुर में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे सुबह 8 बजे से ले 6 बजे तक मैं दावे से कहता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, एक अपना बयान बताएं जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी धांधली हो रही है या जी ठप्पे लग रहे हैं जी। शाम 6 बजे के बाद जब गिनती शुरू हुई है 9 बजे तक, जब तक इनको अंदाजा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थी कि जो स्विंग थी, जब तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है, उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने कहा कि नहीं 4 पे हुई है।
राना साहब, ये हल्का LA 9, 11, 12 99% पोलिंग हो गई कुछ पोलिंग स्टेशंस पे, ये अकल मानती है या साबित किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, देखें, ये तो उनका दावा है ना कि 85 या 80 से 99% पोलिंग हुई है और उनको शक है कि इतनी नहीं हो सकती, इस तरह धांधली हुई है। तो ले जाएं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ले जाएं, या जो भी इलेक्शन यही बात आपने 2024 के इंतखाबात में भी की कि जाइए इलेक्शन नहीं, अगर ये उनके पास ऐसे सबूत हैं तो आप ये एविडेंस ले जाएं। अब ये कहना, अब ये तो ये इनका दावा है, अब मैंने तो नहीं देखे कि 80 या 99% जो है, हाईली अनलाइकली है कि इतनी ज़्यादा जो है वो लोगों ने वोट डाला। तो अगर ये शवायद वो समझते हैं ऐसे हैं तो ले जाएं। तो इसके ऊपर और हम क्या कह सकते हैं? देखिए, आप इस यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन ट्राइब्यूनल से कभी फैसला 3 साल से पहले आना नहीं होता, तो चले 3 साल तो गुजर ही जाएगा। मैं इस यकीन से कह रहा हूं कि पहली बात तो ये मेरे ख्याल से दावे ही नहीं दुरुस्त होंगे। नहीं, ये दावा तो उन्होंने उस सरकारी फॉर्म के मुताबिक किया ना, ये सरकारी फॉर्म के मुताबिक नहीं किया। वो अगर आएंगे सामने, एविडेंस आएगा तो मैंने देखूंगा तो मैं उसको कहूंगा ना कि ये ठीक है। आधा तो ये झूठ बोलते रहते हैं, तो कहने का मतलब इसको ले जाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर और जो फैसला होगा वो हमें कबूल है। और वो कितने ऐसे में होगा? नहीं, वो तो अब आप इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे ना, मेरे से ये बात ठीक है, आप ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे। लेकिन अता तारड़ साहब ये कहते हैं, घोमरो साहब वो कहते हैं कि जी हमारी फतह दरअसल आपको हजम नहीं हो रही और आपने जो इल्जाम लगाए हैं उसके सबूत फराहम नहीं किए। सुनिए अता तारड़ साहब ने क्या कहा है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को दूसरे फेज में भी बर्तरी हासिल हुई है। ये जो अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में फतह दी, ये कई हमारे मुखालिफिन को जो है वो हजम नहीं हो रही। थोड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन पर सवाल उठाना, तो क्या वो सवाल सिंध पे नहीं उठता अगर आप वो सवाल उठाते हैं? उसके बाद बेबुनियाद इल्जामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते, शवाहिद भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। मगर इल्जाम बरा इल्जाम नहीं होना चाहिए, इल्जामात के साथ शवाहिद और सबूत भी होने चाहिए। जी घोमरो साहब, क्या सबूत आपने दिए हैं इन इल्जामात पर के जो आप लगा रहे हैं नून लीग पर? मेरे ख्याल में चौधरी यासीन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है वो इल्जामात नहीं है, उसमें सबूत हैं। और जब 99% 90% जो है वोट की कास्टिंग हो तो क्या आप इलेक्शन को ये सबूत नहीं है, इसको फ्री एंड फेयर कहेंगे? और वहाँ जो धांधली हुई है, कैप्चर किया गया है पोलिंग स्टेशंस को, इवन मीरपुर डिवीजन में जो पहले हुई और दूसरे मरहले में हुई, ये तो ये बताएं मुझे कि PMLN ने कब कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर जीती है? 90 की इलेक्शन जीती या 97 की जीती या जो है वो 2013 की जीती या अभी जीती? कौन सी इलेक्शन PMLN ने जो है फ्री फेयर जीती है? कोई भी नहीं तारीख में। तो अभी इस इलेक्शन में कश्मीर का जो सेंसिटिव इशू है उसमें धांधली करके कश्मीरियों को जो है आइसोलेट किया गया है और ये इंटरनेशनल हमारा जो केस है कश्मीरियों का, इन्होंने कमजोर कर दिया है। ये जो है पाकिस्तान के हक में नहीं है कि वहां जो सिचुएशन पैदा की गई और जो मुस्लिम लीग नवाज ने जो जिद किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर, वो आड़े आ गया। इनको ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिए थे, अगर हम यहाँ नहीं जीतेंगे कि इनको ईगो का मसला था और कुछ भी नहीं था, ईगो का मसला था। कश्मीर की ये सूरत हाल है कि वहाँ दूसरे भी लोग जो है वो कह रहे हैं कि फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। सिर्फ हम नहीं कर रहे, दूसरी पार्टीज भी कह रही हैं कि भाई 90% जो है आपने कैसे कास्टिंग कर दी। अगर हमने इनको सबूत दिखाए हैं तो ये चेक करें, अगर हमारे सबूत गलत हैं फिर तो ये जो है वो दोबारा इलेक्शन कराएं ना, जाएं रीपोलिंग कराएं। हमने तो इलेक्शन वहाँ, हमारी जो है वो कैंपेन भी हमारी थी, लोग भी हमारे साथ थे, हमने वहां जीत ली। अभी इन्होंने जो धांधली के जरिए गवर्नमेंट बनाएंगे उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी? क्या ये चला सकेंगे कश्मीर में गवर्नमेंट? नहीं चला सकेंगे। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो इलेक्टोरल प्रोसेस को नुकसान पहुंचाया है या कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया है वो इरिपेरेबल है, उसको आप वापस नहीं कर सकते सिर्फ अपने ईगो के लिए। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज को इसको रिकंसीडर करना चाहिए और इसको जो है वो आगे जो है बिल्कुल असर पड़ेगा पॉलिटिकल रिलेशंस पर और तमाम जो है वो जो हमारे तलकात हैं उस पर असर पड़ेगा। So, आप ये कह रहे हैं कि दिस इज इररिपेरेबल लॉस टू दी कश्मीर कॉज, आप इसको इस अंदाज में देख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे, हुकूमत बना लेंगे चला नहीं सकेंगे। शफी जहां साहब, आपकी जो इस पर राय थी और मुतालबा था वो ये था कि फिलफौर इस इंतखाबी अमल को रोका जाए और वहां पर एक इंटरप्ट सेटअप लाया जाए और वो फिर इस कश्मीर के मसाइल को या इस वक्त जो एक क्योस की सिचुएशन है इसको हल करने के बाद इलेक्शन कराए। लेकिन आपका मुतालबा जाहिर है नहीं माना गया। आप तो 70-80% इलेक्शन हो गए, एक मरहले के सिर्फ इलेक्शन रह गए हैं और PMLN हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है।
तो आप पीटीआई इस पूरे प्रोसेस को कैसे देख रही है और आगे आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए? अब तो हुकूमत बनने जा रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया। असद साहब, जो तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग थी, जो डे वन से हमारा स्टांस था, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त साबित हुआ। हम ये कह रहे थे कि इस कंडीशन में, इन हालात में, जब कश्मीरी अवाम सड़कों पे है, जो अपनी हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीर के हर मेन जो शहरा है उस पे लोग बैठे हुए हैं, इन हालात में वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। और ये बात हमारी सच साबित हुई, सही साबित हुई। जो टर्न आउट था वो 10% से ज्यादा नहीं था। ये BBC रिपोर्ट इसको करती है, हमारी ये रिपोर्ट नहीं है। ऐसी जगह जब वजीर आजम इमरान खान साहब थे और कश्मीर में इलेक्शन थे तो 60%, 65% टर्न आउट था। लेकिन उन जगहों पे आज जो टर्न आउट है वो 10% है। फिर उस 10% को 60% और 90% और 98% कैसे चेंज किया गया, इसके बारे में पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है और BBC भी रिपोर्ट कर रही है। अब तो तीसरा जो मरहला रहता है उसमें तो अब पीपल्स पार्टी भी बाइकाट की तरफ सोच रही है। तो जो तहरीक इंसाफ की स्टैंडिंग थी वो तो सही साबित हुई। और जो बिलावल साहब कहते थे कि जो PTI का दोस्त बाइकाट की बात करता है तो उसको 2 थप्पड़ लगाएं, तो अब ये जो थप्पड़ हैं ये अब पीपल्स पार्टी वाले को लगाने चाहिए जो बाइकाट की तरफ देख रहे हैं। और पीपल्स पार्टी तो तहरीक इंसाफ को बारहा ये कह रही थी कि मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी अब खुद मैदान खाली छोड़ने पे मजबूर हो गई है। लेकिन उन्होंने अब पीपल्स पार्टी 12 अगले इलेक्शन के में जा रही है, अगले मरहले में। देखिए असद साहब, ये तो फैसला पहले हुआ था कि GB जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर जो है वो नून लीग को दिया जाएगा। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी GB में नून लीग पे ये इल्जामात लगा रही थी कि वहां पे धांधली हुई है। और कुछ अरसे बाद जब बजट का सेशन था तो 30 मिनट के लिए, मगर शफी जान साहब, ये फैसला अगर हुआ था और इस पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया होगा ना फिर कि चलो ये हमारा वो तुम्हारा, फिर पीपल्स पार्टी शोर क्यों मचा रही है? असद साहब आ रहा हूं ना, मुझे 2 मिनट दे। आप क्यों इतने आज जल्दी में हैं? अल्लाह खैर करेगा, पूरा शो पड़ा हुआ है, थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें जी। देखिए जब GB में बिलावल साहब जो इल्जामात लगा रहे थे नून लीग पे कि जी दानली नून लीग ने GB में की है, और फिर 30 मिनट के लिए जब बजट का सेशन था तो बिलावल साहब नाराज हो गए। फिर एक फोन कॉल बिलावल साहब को आती है और उसमें GB की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी जाती है। फिर इसी बिलावल साहब ने इसी नून लीग की बजट को वोट दे दिया। अब कश्मीर में फिर ये शोर शराबा है, ये नूरा कुश्ती है, ये इल्जामात की बारिश है। ये जब कश्मीर का इलेक्शन हो जाएगा और नून लीग की हुकूमत वहां पे कायम हो जाएगी तो उसके बाद तमाम तरह चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी और ये दोनों जो है वो पुरानी तनख्वाह पे काम करने लगेंगे। तो ये जो नूरा कुश्ती है, ये तमाशा जो लगा हुआ है, पूरी कौम इसको समझती है। इन दोनों जमातों के पास कोई पाकिस्तान को आगे ले जाने का एजेंडा नहीं है। राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है कि 3000 अरब सिंध के जो पैसे हैं वो दुबई ट्रांसफर हो चुके हैं। ये हम नहीं कहते, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। तो ये दोनों जमातों की सियासत इस हद तक रह गई है। चलिए, अब मगर इसमें मसला यह है कि आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे कुछ अर्से के बाद, लेकिन PTI ही के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि ये निज़ाम अब गिरने वाला है, ये निज़ाम चलेगा नहीं। तो अब दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो पुरानी तनख्वाह पे दोनों काम करेंगे या ये निज़ाम जो है वो गिर जाएगा। अगर निज़ाम गिरेगा तो दोनों फारिग होंगे। अगर निज़ाम नहीं गिरेगा, अगर ये निज़ाम तो कोलैप्स कर चुका है, जब निज़ाम कोलैप्स कर चुका है ये दोनों जमातें गर जाएंगी। अगर गर नहीं जाती तो ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी, अगर निज़ाम बच गया तो। चलें, अब निज़ाम जाता है या नहीं, शजील मेमन साहब कहते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो रही है। वो तो आज भी ये बात कर रहे हैं और सुनिए जरा आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। चेयरमैन साहब ने एक जलसे में कहा था कि अगर मैंडेट पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत अपनी उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि शायद अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। राणा साहब, उल्टी गिनती शुरू होने का वक्त आ गया है। उन्होंने 2 दफा कहा कि मैं ये समझता हूँ, तो उनको कोई और समझा देगा कि आप गलत समझते हैं तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बात पता क्या है, बात ये है कि पीपल्स पार्टी की बदतरीन हुकूमत थी वहाँ 8 महीने, ना अहल हुकूमत थी, कोई डिलीवरी नहीं थी। आप इनका पंजाब में हाल देख लें, कोई एक बंदा इनको वोट नहीं डालता, वही इनका वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में था और 8 महीने इनको हुकूमत इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की। वहाँ हालात आप देख लें, पॉलिटिकल टेंशन्स कैसे बनी, उसको रिजॉल्व नहीं किया और फिर आके यहाँ कहते हैं जी हमें यहाँ जीत जाना चाहिए था। भाई किस बेसिस पे जीत जाना चाहिए था आपको? क्या आपने वहाँ कारनामा अंजाम दिया है कि आपको जीत जाना चाहिए था? हमें अगर वहाँ
जीत मिली है। आपने क्या कारनामा सर अंजाम मैं दिया जो आपको जीत जाना चाहिए मैं था? बता देता हूँ। देखें, हम लोगों ने पंजाब की आप देख लें परफॉर्मेंस किया है, हर शोबे में आप देख लें, आप सफाई के लिहाज से देख लें, मरियम नवाज साहिबा जो है वो क्या काम कर रही हैं, ईवीज़ के लिहाज से, ग्रीन बसेस, हेल्थ के अंदर जो है नए अस्पताल बन रहे हैं, ओवरऑल फ्री दवाइयाँ सर्वे जो है हेल्थ के मौजू पर ना पंजाब पे आप मुझसे एक अलग से प्रोग्राम करें। आप कर लें, हेल्थ में तो इतना बुरा हाल हो गया है नहीं, कि आप बिल्कुल क्या करें। बात की देखें, जाए? हेल्थ के ऊपर जो अस्पताल हैं, आप उनकी आप जिस तरह वहाँ इंस्पेक्शंस की जाती हैं, इंश्योर किया जा रहा है फ्री दवाइयाँ मिले। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप देख लें, शहरों के अंदर किस तरीके से जो है अभी फैसलाबाद में मेट्रो बस का पूरा निज़ाम खड़ा हो रहा है, तो एक डेवलपमेंट का सिलसिला है। तो उस बेसिस पे अगर हमें जो है वो कश्मीरियों ने वोट दे दिया है तो कोई खुले दिल का मुजाहरा करें, जिस तरह हमने जीबी में आपको मुबारकबाद दे दी। आपने तो रोना ही शुरू कर दिया है, जिद्दी बना ली है। आप बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत, सिंध में आपकी हुकूमत, जीबी में आपकी हुकूमत, आईनी ओहदों पे आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर आप ये सिस्टम को लताड़ते हैं और आप इल्ज़ामात लगाते हैं, और कोई आपके पास ना शवायद हैं ना कोई सबूत हैं, और इस तरह का आप रोना रो रहे हैं दिन रात सुबह शाम कि उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कोई उल्टी गिनती नहीं शुरू होगी। इंशाल्लाह ये हुकूमत अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल और करेगी। पीपल्स पार्टी की बाहों में बाहें डाल के करेगी। नहीं, देखें, हम मसला देखिए हमारा नहीं है, मसला ये पीपल्स पार्टी का है ना, क्यों हम तो पीपल्स पार्टी पे इल्जामात नहीं लगा रहे, वो हमारे पे लगा रहे हैं। तो अगर ये कोई दोगलापन दिखाएगा तो पीपल्स पार्टी दिखाएगी ना। तो तभी मैं कहता हूं कि ये जो कीचड़ फेंक रहे हैं ये हमारे पे नहीं फेंक रहे, अपने मुंह पे कीचड़ फेंक रहे हैं। क्योंकि ये अगर बाद में ये सारा ड्रामा करने के आप बाद ये कह रहे हैं कि अगर इन्हें कोई शिकायत है तो जाएं, फिर छोड़ जाएं हमें? नहीं, अगर इतना ड्रामा करने के बाद इन्होंने साथ हमारे मिलके ही चलना है तो फिर ये सवाल हमारे पे तो नहीं उठता, उन पे उठता है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मिलके ना चले हमारे साथ, फिर छोड़ जाए ना। हमने तो नहीं इनको कहा कि आप इल्जामात की बारिश करें, कीचड़ उछालें। आखिर एंड में आप सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, आप उसी को लाते मार रहे हैं। तो ये तो उनसे सवाल पूछे। ठीक है, ये तो आप ही की एक मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहबा, पंजाब की बड़ी अहम मिनिस्टर है, वो कहती हैं कि लात मारें फॉर्म 47 की हुकूमत को। हम है ना फॉर्म 47 वाले, इसको लात मारें और सदर पाकिस्तान अपनी सीट छोड़ दें। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहां से तशरीफ लेके जाएं। घोमरो साहब अगर ये इतने ही बुरे हैं, बदयानत भी है, नाअहल भी हैं, इन्होंने इलेक्शन में धांधली भी की है, और फॉर्म 47 की हुकूमत भी है, और फॉर्म 47 की ही हुकूमत की वजह से आज ये हुकूमत कर रहे हैं, तो इनके वोटों की वजह से फिर आप सदर क्यों हैं? ये अज़मा बुखारी साहबा ने सवाल किया आपसे। वो कह रहे हैं लात मारे इस हुकूमत को और जाएं घर। देखिए, हमारा मैंडेट 45 वाला है, ठीक है ना। हम अपने बलबूते पर जो है ना वो सदर बने हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इनका कोई हम पर वो नहीं है। अगर ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं लेते, ये गवर्नमेंट अपने बलबूते से सदर कैसे बने? इन्होंने कैसे गवर्नमेंट बना ली? ये जो पंजाब की तरक्की की बात कर रहे हैं, देखें देरा गाजी खान में क्या होता है, उसमें तो कहते हैं कि वो तो लोग जो है वर्स्ट कंडीशन में ले रहे हैं। मुल्तान डिवीजन में देखें, पोटवार में देखें, ये तो फिर लाहौर को देखते हैं, वहां इनका बजट 6,000 अरब है, फेडरल गवर्नमेंट का बजट जो है 19,000 अरब है, 26,000 इनके डिस्पोजल पर है। हमारे यहाँ तो बजट 3,500 अरब है। कहाँ से कहाँ आप मवाजना करेंगे? ये तो बिल्कुल जो है वो इलेक्शन में फ्रॉड करके आते हैं। फॉर्म 47 तो पूरा एस्टेब्लिश हो गया है पूरे मुल्क में। अच्छा, हमने उनके साथ इताअत किया था, कोalition की थी। नहीं, लेकिन सर इसमें डोमरो साहब ये फॉर्म 47 तो सर देखें ना, ये फॉर्म 47 तो आपके बकौल एस्टैब्लिश हो गया। अब वो मगर आपके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहे, वो ये नहीं कहते कि ये आपकी भी सारी सीटें फॉर्म 47 की हैं। वो ये कहते हैं कि हमने आपके यानी आपके जो वोट लिए हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए सर, मगर वो ये कह रहे हैं कि हमने जो वोट आपके लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वो तो लेजिटिमेट वोट है, लेकिन जो आपने बतौर सदर पीएमएलएन के वोट लिए हैं वो सारे फॉर्म 47 वाले हैं, तो वो आपने क्यों लिए? देखिए, ये पॉलिटिकल सेटअप में जो है वो ये होता है कि हमने पॉलिटिकल प्रोसेस में जाना चाहते थे, तो इस वजह से हमने जो है वो उस पॉलिटिकल प्रोसेस को डिस्पाइट रिगिंग इन प्रोटेस्ट कबूल किया, और हमने कहा कि भाई जो है वो आप बिल्कुल गवर्नमेंट करें। हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो रेस्पेक्टेबल पोजीशंस है वो हम रखते हैं, वो सिंबॉलिक हैं, उसमें कोई अथॉरिटी इतनी नहीं होती। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास होती है, जिसके पास बजट होता है 19,000। मुल्क का टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू 20,000 अरब है। फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कितना? 19,000 अरब। सूबों के लिए तो 5% भी नहीं बचता। ये इनकी गवर्नेंस है। इनका एक्सपेंडिचर कहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का पहुंचाया है,
और फेडरल गवर्नमेंट का 13,000 से ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 6-7 हजार बचते हैं मुल्क के लिए, उससे तरक्की होगी, हमें लोन लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो एक्सपेंडिचर फेडरल गवर्नमेंट का 19,000 तक जाकर पहुंचाया है। भाई ये कैसे जो है वो मुल्क चलेगा जब टोटल टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू पूरा फेडरल गवर्नमेंट खा जाएगी? फिर आप सूबों पर इल्जाम देंगे कि सूबे कहां से खाते हैं? सूबों ने तो विफाक बनाया था और उसका पर्पस ये था कि फेडरल गवर्नमेंट कम पैसे में हम चलाए जाएंगे, क्योंकि ये हम जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स को 4-5 ये हम इकट्ठे चलाएंगे और कम पैसों में चलाएंगे। अभी मुल्क का टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट पर जो है खर्चा हो रहा है, और फिर कह रहे हैं कि जो है वो ये सिस्टम जो है वो नाकाम हो गया है। भाई सिस्टम तो आपने नाकाम कर दिया है। इतनी फेडरल गवर्नमेंट बना लिए, सूबाई खातों पर मिनिस्ट्रियां, CCI के खातों पर मिनिस्ट्रियां, जो है वो इनकी 8-10 मिनिस्ट्रीज जो है वो बनती है फेडरल गवर्नमेंट की। अभी 31 मिनिस्ट्रीज, 42 डिवीजन, पता नहीं कितनी अथॉरिटीज, ये वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पर। ये क्या फेडरल गवर्नमेंट चला रहे हैं भाई आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत थोड़ी है कि आप इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मुल्क का और फिर कर्जे ले रहे हैं। जो है हमें कर्जे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट अपना तो आपने पूरी चार्जशीट लगा दी PMLN की हुकूमत पे। ये तो पंजाब में चला रहे, पंजाब में कहा कि परफॉर्म भी नहीं कर रहे, गवर्नेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए गुड गवर्नेंस होती है कि आप आइन के तहत हुकूमत चलाएं। सर एक बात मुझे बताते जाएं घुमरो साहब, फिर मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप जब ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो आप मुझे पीपल्स पार्टी की वो सीट बता सकते हैं जो छीन कर PMLN ने अपने कब्जे में ले ली हो, आपकी सीट छीनी हो? ये पंजाब से ये अता तारण वाली सीट भी ये दादली पर है, सारी इनकी सीटें दादली पर हैं। आप देखें जुनूबी पंजाब में सारी सीटें इनकी दादली पर हैं। वाली सीट कौन जीता था? पंजाब में जबरदस्ती हमसे दांधली की गई, हमारे वोट हैं पंजाब में। पंजाब कोई इनका थोड़ी है, इनका तो जो है वो ये हमारे शर्जील मेमन ने इनको तो ये इनवाइट किया कि मरियम नवाज साहबा जो इस्तीफा दे दें इलेक्शन में। 127 अदालत वाली सीट पर तो आप लोग के सर उस पर तो आपने उसमें तो आप ये कह चुके हैं ना, आपका ऑफिशियल स्टांस ये है कि ये सीट ना हम जीते हैं ना नून लीग जीती है, ये PTI जीती है। तो उस पर भी आपका क्लेम तो नहीं है फॉर्म 45 के मुताबिक? उसके फॉर्म 45 पर भी आप नहीं जीते हुए भाई। फॉर्म अभी देखिए पंजाब में जैसे जिस तरीके से इलेक्शन हुआ सबको पता है। पंजाब में जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सीटें दी गई फॉर्म 47 में, वो सबको पता है। अभी आप जो है सर किसकी सीटें किसको दी गई? नून लीग को दी गई, तो वो किसकी सीटें दी? क्या वो पीपल्स पार्टी की सभी पार्टी की सीटें दी गई? सभी पार्टीज की सीटें दी गई, ऐसे थोड़ी है कि एक पार्टी की सीटें दी गई। नून लीग को जो सीटें दी गई, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बगैर नहीं चल सकता। जो है बेसिस है डेमोक्रेसी का, फेडरलिज्म का, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। आप अगर इलेक्शंस को मुतजाद बनाएंगे तो ये आप कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। मैं उसमें दूसरे उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आप मगर ये कन्विंस हैं कि ये है फॉर्म 47 की हुकूमत। चलें जी शफी जान साहब, देखिए आप जो है वो हमें इनवाइट करके जो है वो आपको भी स्टांस का पता है, उनके भी स्टांस का पता है। मजीद सूरत आपको खराब नहीं करें, लेकिन आपको भी हमारे स्टांस का पता है, उनके स्टांस का भी पता है। आज आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस में यकीन रखते हैं। चलें शफी जान साहब की तरह राय ले लें, आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें पता है कि क्या है। देखिए असद साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, इस बहस को खत्म ही करते हैं। जब इतनी ही इनको शिकायत है, मतलब मौजूदा हुकूमत अगर ये कहते हैं ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो ये जो इस आईनी ओहदों के साथ चिमटे हुए हैं, तो ये आईनी ओहदे क्यों नहीं छोड़ते? पर इन आईनी ओहदों को ये कहते भी है कि ये सेरेमोनियल है, कोई पावर नहीं है इन ओहदों में। जब कोई पावर नहीं है, सेरेमोनियल ओहदे हैं, छोड़ दें ओहदे को और बाहर आ जाए हुकूमत से। अब इस तरह नहीं हो सकता कि आप आईनी ओहदों के साथ भी चिमटे हुए हैं, आप बजट में वोट भी देते हैं, आप GB की हुकूमत भी डील के जरिए लेते हैं, फिर आप अगली बार जमहूरी निजाम डीरेल हो जाएगा ना सर। ये भी तो उनका आर्गुमेंट है ना कि जमहूरी निजाम को क्यों डीरेल होगा? नहीं, जमहूरी निजाम क्यों डीरेल होगा? इस वक्त तो नून लीग के पास अपने नंबर्स पूरे हैं। अगर पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे छोड़ते हैं तो नून लीग अपने कोई और लोगों को बैठा देंगी। बाहर निकले, तहरीक चलाएं इस हुकूमत के खिलाफ, इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए सिंध से तहरीक का आगाज करें। बिल्कुल हमारे साथ ना बैठे। बात बड़ी वाज़ेह है, पंजाब में तो मैंडेट ही हमारा था। ये पार्टी, ये जो सिंध है या जो कराची है, जो पीपल्स पार्टी अपना गढ़ समझती है सिंध को, वहां हमसे मैंडेट छीना गया। पंजाब में तो इनका कोई इनके पास तो वोटर नहीं है, इनका तो कोई कहते उम्मीदवार नहीं है इनके पास, वोटर तो दूर की बात है। कराची की जो 20 सीटें हैं उसमें से 19 सीटें तहरीक इंसाफ फॉर्म 45 पे जीती हुई हैं, जो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बांटी गई है।
ये दोनों जमातों के पास कोई वोट नहीं है। वोट है तो वो तहरीक इंसाफ का है, मैंडेट है तो वो इमरान खान का है। ये दोनों जमातें इमरान खान साहब के मैंडेट पे बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी को इतने गिले हैं इस सिस्टम से, इस हुकूमत से। ये नूरा कुश्ती जो कर रहे हैं, तो ये नूरा कुश्ती खत्म करे, आईनी ओहदों को छोड़े, बाहर निकले, तहरीक चलाएं। सिंपल सी बात है, इसमें बहस करने की क्या बात है इतनी। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। शफी साहब और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर ये सूबों की जो बहस है, इस पर किस पार्टी का क्या नुक्ता नज़र है, क्या मौक़िफ़ है, जो तजवीज़ दी है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पर बाकी पार्टीज़ अब क्या सोच रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। नए सूबे बनने चाहिए, छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इसके हक में बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं, लेकिन इस प्रोसेस को इनिशिएट करना, इसको एग्जीक्यूट करना, इसके मुखालिफत में भी बहुत सारे दलाइल मौजूद हैं। तो ये बहस क्या होनी चाहिए या नहीं कि सूबे बनने हैं या बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते, ये बहस कम अज़ कम शुरू होनी चाहिए या नहीं। इस पर माजी में पाकिस्तान के जो बड़े सियासतदान हैं वो अपनी राय का इजहार करते रहे हैं नए सूबों के हवाले से। इस सारे बयान में पीटीआई के रहनुमाओं का बयान शामिल नहीं है। शायद जलसों में पीटीआई इस मौजू पर इलेक्शन नहीं लड़ी है, लेकिन शफी जान साहब से मैं आगाज़ कर लेता हूँ। शफी जान साहब, सूबों के बनाने के मामले पर या इस बहस में आपका मौक़िफ़ क्या है? असद साहब, एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है तहरीक इंसाफ के अंदर नए सूबों के हवाले से। अब नई सूबे की जहां तक बात है, तो इमरान खान साहब एज अ पीएम उनके बयानात पड़े हैं। वो ये कहते थे कि डिविजनल लेवल पे नए सूबे बनने चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर तरीके से मैनेज हो। नए सूबे के जहां तक बात है, तो बिलावल साहब पंजाब में तो जनूबी पंजाब बनाना चाहते हैं, लेकिन वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है अगर सिंध की तकसीम हो गई तो जो 3000 अरब जो दुबई ट्रांसफर हुए हैं, जो मिस गवर्नेंस की वहां पे आला मिसालें मौजूद हैं, तो वो सुबह भी इनके हाथ से निकल जाएगा। अब जहां तक नून लीग की बात है, फिलहाल तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। वो इस चीज को वेल लेफ्ट कर रहे हैं, ना हाँ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं या टाइम गेन कर रहे हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है नए सूबों के हवाले से, तो इमरान खान साहब के बयानात जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड पढ़े हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर एक पॉजिटिव सोच इस बारे में पाई जाती है। ठीक है, पॉजिटिव सोच पाई जाती है। सर आप तो आपकी क़यादत तो राना साहब वादे ही कर चुकी है माजी में कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। अभी हाल ही में जनूबी पंजाब जो सेक्रेटेरिएट बनाया गया था, उसकी 8 पोस्टें जो हैं उसको ख़त्म किया गया है। तो आप तो बजाय सूबों की तरफ आगे बढ़ने के उसको भी रोल बैक कर रहे हैं जितना काम हो चुका है। अगर इसमें हम हकायक देखें तो क्या पाकिस्तान के सूबे जो हैं उनके नीचे कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि चीज़ें डिवॉल्व हैं? नहीं, आपको उस तरह से नहीं नज़र आता। सूबे जो हैं आपके मुल्कों से बड़े, आप अगर आबादी के लिहाज से देखें तो बहुत सारे सूबे, पंजाब हो गया, KPK, सिंध, बलूचिस्तान नहीं इतना, लेकिन अगर आप वैसे मुल्कों की आबादियाँ तो 70-70, 50-50 लाख हैं। हमारी तो ये डिवीजनों से भी ज़्यादा, डिवीज़न की इतनी आबादी होती है, बल्कि शहरों की भी इससे आबादी ज़्यादा है। तो देखें, ये डिबेट इसको के अंदर कोई गलत डिबेट नहीं है कि अगर कोई कहता है कि जी सूबे बने ना बने, उनके क्या फ़वायद हैं। डिबेट होनी चाहिए, होना जो भी है पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ होना चाहिए, मुशावरत के साथ होना चाहिए। कोई चीज़ जो है एक समझ के बूझ के कंसेंसस डेवलप करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। मेरे नज़दीक और मेरी जमात के जो लीडरशिप, जब मैं उनसे पूछता हूँ तो मेरे नज़दीक एक इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपकी लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हो और वो एक एम्पावर्ड निज़ाम हो, फाइनेंशियली ऑटोनमस हो और कंटिन्यूस हो। अब पंजाब उस तरफ बढ़ रहा है, कानून बन चुका है, लेकिन हल्का बंदियाँ और वो सारी चीज़ें, इसी तरह इस्लामाबाद में अभी तक नहीं हुआ। ये आप कह लें कि ये डिले नहीं होना चाहिए, जल्दी होने चाहिए। इसकी जो भी वजूहात हैं वो फिर मेरे पास तो डिटेल नहीं है, लेकिन ये जितना जल्दी हो बेहतर है। तो एक अगर आपके पास अगर आपने फौरी तौर पर वज़ीर दाखिला के स्टेटमेंट का रद्दअमल दिया है, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी नए सूबे बनाने से क्या होगा, परफॉर्मेंस तो यही रहेगी, गवर्नमेंट तो यही रहेगी और चीज़ें तो यही रहेंगी, तो आप क्यों इसके मुखालिफ हैं? आखिर इस पर आर्गूमेंट्स तो मौजूद है ना कि जी इतनी यानी कई मुल्क जो हैं वो पंजाब से छोटे हैं, दुनिया के कई मुल्क बलूचिस्तान से छोटे हैं,
तो उनके अंदर भी सूबे मौजूद होते हैं। नहीं, तो मैंने तो ये आर्गुमेंट को आउटराइट मैंने नहीं कहा कि डिबेट ही नहीं होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। फिर उसकी दूसरी चीज मैंने कही कि पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आप आगे बढ़ें, और उसका अल्टरनेटिव क्या और बेहतर निजाम क्या, उससे सूबे बनाने से भी बेहतर निजाम मेरे नजदीक ये कि एक एम्पावर्ड लोकल बॉडीज निजाम हो। जो लोकल बॉडीज देखिए उसमें भी कबाते हैं, उसमें क्या है कि आपका हर सूबे का अपना लोकल बॉडीज का निजाम है आपके, और हर हुकूमत जो आती है वो ऐसा निज़ाम बनाती है जो उसके कंट्रोल में हो, और फिर अगली हुकूमत आती है उसको चलने नहीं देती। तो यहाँ भी पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है कि एक यूनिफाइड लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हो जो पूरे पाकिस्तान में हो, और वो एम्पावर्ड हो, और उसको ये ना हो कि वो मरहून मिलत और सूबे के सूबा फंड दे तो चले, ना दे तो वो बंद हो जाए। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे चंद ही मुल्क होंगे कि जहाँ मुल्कों से बड़े सूबे हैं और वहाँ लोकल बॉडीज़ का निज़ाम चले, सिंध में है या बलूचिस्तान में है, वो बराए नाम ही है ना। आप भी जानते हैं कि कितना एम्पावर्ड है, कितने जो है वो उनके पास कंटिन्यूस है, या कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, या अगर चीफ मिनिस्टर चाहे उनकी टूटी बंद कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखें, ये डिस्कशन होनी चाहिए। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो लोकल बॉडीज़ के बगैर जो सर्विस डिलीवरी कर रहा हो और वो बेहतरीन तरीके से चल रही हो। तो ये डिबेट वैलिड है। मैं कम अज़ कम अपने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है सियासत के हवाले से, डिबेट सारी होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ आगे बढ़े, बेहतर सोल्यूशन लोकल बॉडीज़ का। घोमरो साहब, आपकी जमात का रद्दमल बहुत सख्त था इसके ऊपर, और इसको मुराद अली शाह साहब ने कहा ये घिसी पिटी तजवीज़ है, निसार खोड़ो साहब ने भी इस पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया। क्यों डिबेट करने में क्या हर्ज है? आखिर चलिए फैसला तो बाद में होना है, लेकिन इस पर बहस करने में हर्ज क्या है? आखिर इस पर दलाइल होंगे, दोनों तरफ के दलाइल सुने जाएं, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, लेकिन डिस्कशन में जाने से पहले ही आप इसे घिसी पिटी तजवीज़ क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, जब डिबेट का मकसद जो है वो दूसरा हो, वो इल इंटेंशन हो, तो उस डिबेट को हम उसी हिसाब से देखते हैं। पाकिस्तान में जो सूबे हैं वो जब अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा किया था तो वो मुल्क थे। सिंध मुल्क था, पंजाब मुल्क था, और खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त जो है वो पंजाब का हिस्सा था, लेकिन 1901 में सूबा बन गया था, और कलात स्टेट सेपरेट थी, बंगाल सेपरेट कंट्री था। तो ये पहली फेडरेशन है पाकिस्तान में मुनफरद जो सूबों ने बनाई है। फेडरेशन ने सूबे नहीं बनाए, ये हिस्टोरिकल पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं, इनको तारीख का पता है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहले भी कोशिश की गई थी 1 यूनिट के दौर में कि ये सूबे खत्म हो और हम बड़े सूबे बनाए, जैसे वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनाया, मौजूदा सूबे खत्म कर दिए गए थे। तो अभी भी यही कोशिश है कि ये जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं ये सूबे खत्म हो जाएं और वो आसानी हो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को कि इनको कंट्रोल करे। अभी इनको ऑटोनॉमी नहीं देनी है 1940 के करारदाद के मुताबिक, 1973 के आइन के मुताबिक, 18th अमेंडमेंट के मुताबिक इनको नहीं देनी है, वो पावर्स नहीं देनी है। वो पावर्स रखनी है जो है वो इस्लामाबाद में, वो लोगों को जो है महरूम करना है राइट से, सूबों को राइट से महरूम करना जवाब देना। लेकिन हमेशा ये तजवीज आती है कि इन सूबों को हम खत्म करें। पाकिस्तान के आइन में जो है 1973 के आइन में इन सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि यहाँ पाकिस्तान के आइन में किसी नए सूबे नहीं। लेकिन सर देखिए ना, आप इसमें घोमरो साहब कहते हैं कि जी सिंध की तकसीम, आप इसको सिंध की तकसीम से ताबीर करते हैं और आप कहते हैं सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब इज़्ला बनने से सिंध तकसीम नहीं हुआ, जब यूनियन काउंसिल बनने से तकसीम नहीं होता सिंध, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने से सिंध कैसे तकसीम हो जाएगा? वो महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसको सिर्फ इंतजामी बुनियादों पर आप उसकी तकसीम कर रहे हैं। सूबा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है, ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं भाई। ये यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 38 पढ़ें कि स्टेट शैल डिसेंट्रलाइज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पब्लिक। वो डिसेंट्रलाइज आपने नहीं डिसेंट्रलाइज की ना, पूछे इन्होंने की है। देखिए वो इशू जो है वो किसने नहीं किया और किसने जो है वो सूबों को कमजोर किया है। अभी इनका मकसद है कि लोकल गवर्नमेंट भी ऐसी हो जाए जो सूबों को कमजोर करे, और उनका टारगेट होता है प्रोविंस ऑफ सिंध। जबकि बिलावल साहब ने ये बयान दिया कि जहां कंसेंसस है और जो आइन में रिक्वायरमेंट है सूबे बनाने की, तो पंजाब असेंबली ने तो 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया है। उधर क्यों नहीं बनाते, उधर क्यों शाया करते हैं? ये उसको रोकने के लिए कहते हैं कि वो दूसरे इतने सूबे बना दो, और उनका जो मकसद होता है। और लोकल गवर्नमेंट जो है, देखें आइन के आर्टिकल 148 क्या कहता है
Each province shall establish a local government system and devolve political, administrative and financial authority to the elected representatives of the local government. ये बड़ा प्रोविजन है ना, उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, उनकी गई थी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमने अपना लोकल गवर्नमेंट का कानून बनाया कि जो जो सुप्रीम कोर्ट ने पैरामीटर्स दिए वो सिंध में नाफिज अमल है। लेकिन दूसरे सूबों से लोग जिनका सिंध से कोई वास्ता नहीं होता वो कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो। आप हमें डिक्टेशन सिंध सूबे को कैसे दे सकते हैं? आप अपने सूबे में जाए ना भाई, हमें कैसे आप डिक्टेशन दे सकते हैं जब आईन में ये है। चलें, इसमें आपकी बात पे राणा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं और राणा साहब एक तो ऐड करना चाह रहे हैं और इन्होंने पहले भी जिक्र किया कि जी वफाक ने अपने पास काबू रखा हुआ है, एक्सपेंडिचर कम नहीं करता है, इतने अदारे हैं, फलाना अदारे हैं। देखें, अगर आप एक्सपेंडिचर का मुआवजा करेंगे ना तो जहां वफाक एक्सपेंस कर रहा है वो बिस्प है, बिस्प सूबों में जाना चाहिए। हमने इस बजट पे बात की, आपने इनका रिएक्शन देखा, जो काम होने वाले वो ये होने नहीं देते। अगर आप ये कुछ 4-5 वजारतें बंद भी कर देंगे ना, 100 अदारा ख़त्म भी कर देंगे, तो ये 20-30 अरब से ज़्यादा आप उसकी बात नहीं कर रहे। असल एक्सपेंडिचर किधर है? बिजली की सब्सिडी में, बिजली की चोरी में, जो सूबों में होती है वो उठाए ना एक्सपेंडिचर। ये वफाक उठा रहा है, वफाक सब्सिडियां दे रहा है। गैस की सब्सिडीज में जो घरेलू सार्फिन को सब्सिडीज जाती हैं, उठाएंगे सब वो सब्सिडीज। तो 95% जो एक्सपेंडिचर है वो इन तीन मदों में है, बिजली, पावर, गैस, बिस्प। ये ट्रांसफर कर लें तो आधा आपके जो खर्चे, जो 95% खर्चे जिनके हम कटौती कर सकते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये जो बात कर रहे हैं सियासी बात की, इतनी वजारतें फलानी, वो भाई उसमें तो वो उनको खत्म करेंगे, वो किसी और वजारत में मर्ज हो जाएंगे, आपका खर्चा कुछ भी नहीं, धेले का भी नहीं कम होना। ये मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि जो बर्डन उठाना चाहिए सूबों को वो उन्होंने उठाया, वो बर्डन, एक तो बर्डन नहीं उठाया, दूसरा आगे ट्रांसफर भी नहीं किया ना। आपका डिस्क्रिशन है। आप पंजाब की एक परफॉर्मेंस अलहदा जगह है, इट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें क्या हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके पास डिस्क्रिशन है कि उन्होंने डेवलपमेंट बजट कैसे खर्चना है। ये डिवॉल्व होनी चाहिए ना, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीजन को उसका जो है वो फाइनेंशियल जो हिस्सा ऊपर से सूबे को आया वो आगे देना। जो आपकी जो NFCs हैं उसका तो आप बड़ा जिक्र करते हैं, PFCs किधर है? प्रोविंशियल जो है आपकी, जो प्रोविंशियल डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स है वो किधर है आपकी? प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन कितनी दफा बिल्कुल ठीक है। चलें, सवाल इस हवाले से बहुत सारे हैं। मैं शफी जान साहब, जरा 5 अगस्त का सेमीफाइनल और फिर फाइनल की कॉल, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं? 2 दिन बाकी रह गए हैं, क्या तैयारियां, क्या कर रहे हैं? और वाकई जो ऐलान किया गया था वो उस ऐलान के साथ आप अभी भी स्टिक कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर इस सवाल का जवाब जानते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शफीउल्लाह जान साहब, 5 अगस्त का सेमीफाइनल क्या होने जा रहा है और क्या फाइनल की कॉल देने जा रहे हैं आप? देखिए, जहां तक 5 अगस्त की बात है तो परसों खैबर पख्तूनख्वा में अजीम शान जलसा होगा। हमारी तैयारियां बिल्कुल कंप्लीट है। आप देखेंगे कि वहां से अफरीदी साहब लाखों लोगों से खिताब करेंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का जो जलसा है इसमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम शिरकत करेगी। इस वक्त जितनी भी हमारे MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, जितने हमारे ओहदेदार हैं, वो तमाम अपने हलकों में मौजूद हैं और वो इसका 5 अगस्त के जलसे की कैंपेन भी कर रहे हैं। 5 अगस्त से हम इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का आगाज कर देंगे। ये पहली दफा आप देखेंगे कि अफरीदी साहब ऑफिशियल कॉल देने जा रहे हैं। पिछले 2 सालों से आज तक कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई। अली अमीन साहब ने भी कोई कॉल नहीं दी उसके बाद, और 8 महीनों में अफरीदी साहब ने भी कोई कॉल नहीं दी। हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। हम इस वक्त अपने अलायंस बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। हमारे जो अलायंस हैं हम उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। चकजई साहब, अलामा साहब वो भी होंगे वहां पे, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी मौजूद होगी। फैसला कुन तहरीक की तरफ हम जा रहे हैं। आप क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, की तारीख देने जा रहे हैं? देखिए, 3 से 4 चीजें ऑन कार्ड्स हैं। उसमें एक ऑप्शन बिल्कुल लॉन्ग मार्च का भी है, इस पे भी गौर किया जा रहा है। तमाम तरह चीजें इस वक्त मशावरत इस पे जारी है। जो लायमल हम दे रहे हैं वो एक शदीद तरीन लायमल होगा, और आप देखेंगे कि उस लायमल के बाद लाखों लोग उस लायमल में शिरकत करेंगे। साहब, हमारी इत्तला ये थी कि पिछले दिनों आपकी जब मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बहुत बहस मुबाहिसे के बाद ये फैसला हुआ, जिसके सोहेल आफरीदी साहब हामी थे, कि इस जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देना चाहिए। आपकी पार्टी में कुछ लोग इसकी राय के मुखालिफ भी थे, लेकिन फैसला यही हुआ था कि तारीख दे देंगे। क्या ये फैसला बरकरार है अभी या इसमें कोई तब्दीली है? देखिए, एक नया सोहेल आफरीदी साहब आपको 5 अगस्त के जलसे में नजर आएंगे।
वो सोहेल अफरीदी जो मज़ामत का चैंपियन है, वो सोहेल अफरीदी जो इश्क इमरान में अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, तो वो सोहेल अफरीदी आपको 5 अगस्त को नजर आएंगे। और अफरीदी साहब अपने खिताब में जो लाए अमल देंगे, उस लाए अमल में खैबर पख्तूनख्वा के लाखों लोग शिरकत करेंगे। और जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती, ये फैसला कौन ये बता दीजिए शफी जान साहब के मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी कुछ पिछले दिनों आपका इंटरेक्शन हुआ है, कोई बातचीत हुई है, क्या तय पाया? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब से अभी भी हम मशावरत में हैं, हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं, हम बातचीत भी कर रहे हैं उनके साथ। बड़े पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही है। कोई डिमांड्स उनकी तरफ से नहीं रखी गई, ना हमारी तरफ से कोई डिमांड्स रखी गई हैं। 5 अगस्त के बाद हम एज अ अलायंस ये तहरीक आगे बढ़ाना चाहते हैं और मौलाना साहब के साथ जो भी होगा, हमारी ये ख्वाहिश है और ये ख्वाहिश उनकी भी है कि वो इन रिटन फॉर्म हो। और मौलाना साहब से जो चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है, वो बड़ी पॉजिटिव्स हैं। और इसके साथ साथ हम दीगर मजहबी जमातें और जो मकामी जमातें हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जो ये समझते हैं, जो सियासी कुव्वत ये समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाए, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, हम उनसे भी मशावरत कर रहे हैं। हम एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं और यही अलायंस इस हुकूमत से छुटकारे का सबब बनेगा। ठीक है घोमरो साहब, आप तो वैसे उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले बिलावल साहब, अभी थोड़ी देर पहले, चंद लम्हे पहले उन्होंने खिताब किया और उसमें भी उन्होंने कहा कि इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई और जो सीटें हमसे छीनी गई वापस लेके दिलाऊंगा और उल्टी गिनती। तो अब पीटीआई तो पहले ही उल्टी गिनती चला रही है, वो तो चाहते हैं हुकूमत घर ही चली जाए। आप अपनी एफर्ट किस तरह करेंगे? क्या आजाद कश्मीर के इंतखाबात के बाद सड़कों पर निकल रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ, जलसे करने लगे हैं, रैलियां निकालेंगे, क्या करेंगे? कैसे उल्टी गिनती होगी? देखिए हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इनका राइट है। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो हर शहरी का राइट है, हर पोलिटिकल पार्टी का राइट है। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी अभी सेंट्रल जो पार्टी हमारी सेंट्रल कमेटी होती है वो तय करती है। अभी हमारे बयानात आए हैं, हम सिचुएशन को असेस कर रहे हैं और असेसमेंट के बाद जाहिर है सेंट्रल कमेटी ऑफ द पार्टी बैठती है और उसमें जो है लाए अमल तय किया जाता है। फिलहाल तो जो है वो हम जाहिर है जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो ऑन ट्रेजरी बेंचेस जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारी स्ट्रेटेजी जो होगी वो जो है वो उसमें फैसला होगा सेंट्रल कमेटी में और यही पार्टी करेगी जो भी उसको जो है वो सारी पार्टी जो है फॉलो करेगी। और ये गोमरो साहब जी गोमरो साहब, ये उल्टी गिनती 10 से शुरू करेंगे या 100 से शुरू करेंगे या 1000 से शुरू करेंगे? नहीं, हमारे पास तो ये उल्टी गिनती का हमारे पास जब ये आईनी ओहदे छोड़ेंगे, हमारे पास तो नंबर्स हैं, आईनी ओहदे छोड़ने के बगैर भी हम कर सकते हैं, समझें। तो ये हम तो मुल्क के मफाद में जो है वो शामिल हुए। नहीं, कितना टाइम है अब इस हुकूमत के पास? पीपल्स पार्टी ने क्या तय किया, कितना टाइम है? मेरा सवाल वही है कि उल्टी गिनती 10 से शुरू होगी या 100 से? जल्दबाजी में आप ये नहीं हमसे कहलवाएं कि 10 को करेंगे, 20 को करेंगे। ये गवर्नमेंट के मामला जो है वो मुल्क की इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, काफी मामला को देखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि जो है वो आप गवर्नमेंट को घर भेजें, आपके पास अल्टरनेट भी नहीं हो। मुल्क में कियास तो नहीं करना ना। हमने भी गवर्नमेंट को इस वजह से नेशनल इंटरेस्ट में सपोर्ट किया था ना। हमने तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बनाए, तो ये ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। वो मगर आपके साथ नहीं बैठना चाहते। राना साहब, ये उल्टी गिनती, ये जलसे, सेमीफाइनल, फाइनल, और वो कह रहे हैं कि जो एहतजाज का चैंपियन है सोहेल अफरीदी, वो एक नए रूप में आपको दिखाई देगा। वो 8 महीने से जो सोहेल अफरीदी था वो उसने अपना मैंने कहा वो चौका बदल लिया। शफी जान साहब हवा अच्छी भर लेते हैं गुब्बारे में, मुझे डर ये था इतनी ना भर दें कि गुब्बारा फट जाए। देखिए बात ये शेर आया, फाइनल कॉल, उसके बाद सेमीफाइनल, अब फाइनल, ये सब कुछ हम सुन चुके हैं। अवाम इसके जो है और तंग आ चुकी है इन बातों से। और अवाम गुड गवर्नेंस से भी तो, बैड गवर्नेंस से भी तो तंग आ चुकी है। मैं नहीं समझता बैड गवर्नेंस है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम मईशत को लेके जा रहे हैं, एक स्लो पेस पे जा रहे हैं, अगर हम तेज़ी करेंगे फिर मुंह के बल गिर जाएंगे। मैं उसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल देखिए, ये जो करना चाह रहे हैं कि सड़कें बंद करो या लॉन्ग मार्च कार्ड पे है या इस्लामाबाद पे धावा बोलो, ये तमाशा तो नहीं हम होने देंगे। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के सीरियस चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मुल्क माशी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। तो ये जो इनका एजेंडा जो है, अगर यही है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इस्लामाबाद को बंद करना है, ये कहते हैं कि कॉकरोच अगर निकल आए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यही बात ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कही है
कि लोग इतने तंग आ चुके हैं गुर्बत, बेरोज़गारी से, महंगाई से, कि वो किसी भी वक्त लाठियां उठा के बाहर निकल सकते हैं। अब ये उस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं। मुझे बताएं, आप साइट पे करते हैं तो कौन सी गीदड़ सिंगी जो है वो आप लगाएंगे कि फ़ौरन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? आखिर आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना। तो आपने पीटीआई को हटा के कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगाई कि आपने उनसे बेहतर कर लिया? मैं आपको बताता हूँ ना जी, हमने पीटीआई को हटा के जो है आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई, रिजर्व्स बेहतर हुए। हमने जो 3.7 का ग्रोथ रेट लिया है बगैर किसी डॉलर के खसारे के, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप एक सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ पे आ गए ना। अब ये कहेंगे हमने 6% की ग्रोथ की थी, साथ 18 अरब डॉलर का खसारा भी था। तो ये देखें, अब अगर हम इस साल 4.25% पे ग्रो करते हैं और डॉलर का खसारा नहीं है तो ये एक अचीवमेंट है। मुल्क को चाहिए 6%, आहिस्ता आहिस्ता 2.5 साल अभी हमारे पास है। जिंदगी पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रिफ्लेक्ट तभी करेगी जब 6% पे आप ग्रो करेंगे जी। लेकिन 6% की ग्रोथ वो वाली हो जो डॉलर का खसारा ना करे, क्योंकि वरना आप मुंह के बल गिरेंगे। ये लॉजिकल एक बात है, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए जी। शफी जान साहब, होनी चाहिए। देखिए, इनके जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं। इनके पास कोई माशी प्लान नहीं है सिवाय आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालने के। 150 का पेट्रोल इनको सस्ता महंगा लगता था, 350 का इनको सस्ता लग रहा है। फिर डॉलर रेट जो है हम 184 पे छोड़ के गए थे, ये 280 तक उसको लेके गए। जीडीपी उन्होंने खुद कहा कि 6% पे थी हमारे टाइम में, अब 4% पे है। बेरोजगारी पाकिस्तान में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है, गुर्बत 45% तक बढ़ चुकी है। तो महंगाई आपके सामने है। तो कोई एक सेक्टर में हुकूमत ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की सिवाय अपने अकाउंट्स भरने के, अपने केसेस खत्म करने के और अपने लिए इस्तिस्ना हासिल करने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफी जान साहब, सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरू साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।